नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हम सभी आजकल हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। सुबह अक्सर देखा है कि आप देखते हैं कि लोग जिम में जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं और लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हम अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में तो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है और वो है हमारी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग अपनी मेंटल हेल्थ को लेके बिल्कुल इग्नोरेंट होते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि उन्हें कोई मेंटल डिसऑर्डर है और अक्सर ये धारणा है कि मेंटल डिसऑर्डर होना मतलब पागल होना, जो कि बहुत गलत धारणा है। ये संभव है कि आपको शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाला इंसान मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर हो या मानसिक रूप से रुग्ण हो। जरूरी नहीं है कि वो आपको पागल दिखे। उनको बहुत सारे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बहुत सारे थिंकिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कामयाब लोग हैं, अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन उनको बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे फियर्स, फोबियाज होते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूं अबाउट योर मेंटल वेलबींग। लेकिन मैं आपको की टू मेंटल वेलबींग एंड की टू इमोशनल वेलबींग के बारे में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में मैं बताऊं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर हम इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते हैं कि कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ को भी बेहतर कर सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन में यू कैन ब्रिंग हैप्पीनेस और कैसे एक हैप्पी लाइफ आप जी सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ूं उसके पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं कि व्हाट इज मेंटल वेलबींग। अक्सर हम ये समझते हैं कि हाँ, मैं अच्छा खासा तो हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है जो आपको पता नहीं है, लोगों को शायद पता हो। बहुत सारे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे थिंकिंग के डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं और बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो व्हाट आर दोस फैक्टर्स जो आपके मेंटल वेलबींग को कंट्रोल करते हैं? हम पहले उस फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो दो फैक्टर्स हैं, दैट इज आपके कहेंगे आहार एंड विहार। ओके, आहारा मीन्स योर फूड हैबिट्स, विहारा मीन्स योर लाइफस्टाइल। अब देखिए, आपका ये जो फूड हैबिट है एंड आपकी लाइफस्टाइल है वो कौन सी चीजों को नियंत्रित करते हैं? तो ओके, इट कंट्रोल्स द वे यू थिंक, बिहेव एंड एक्ट। ये बात समझिए कि आपकी फूड हैबिट कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसका बिल्कुल इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव जो है आप कैसा सोचते हो उसके ऊपर होता है। आपकी जो थिंकिंग है वो प्रभावित होती है आपकी फूड हैबिट से एंड आपकी लाइफस्टाइल से। कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, संगत वैसी असर। मतलब आप कैसा खाते हो, क्या खाते हो, कब खाते हो, कैसे खाते हो, ये सारा आपकी फूड हैबिट में आता है। और लाइफस्टाइल में क्या आता है? आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे फिल्में देखते हो, कैसे लोगों से मिलते जुलते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, ये सारी बातें आपकी लाइफस्टाइल में आती है। तो ये भी आपकी सोच को इंपैक्ट करती है। कहते हैं ना कि आप अगर अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे लोगों के साथ बैठते हो, तो आपके विचारों पे उनका प्रभाव होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी असर। एंड इट कंट्रोल्स द वे यू बिहेव। सिंपल सी बात है, आप किसी परिस्थिति में कैसा बिहेव करोगे, किसी परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया दोगे, वो भी आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर
आपकी टेंडेंसी है कि किसी परिस्थिति को सकारात्मक रूप से देखना, तो जाहिर सी बात है आप उस स्थिति में पॉजिटिवली बिहेव करोगे, उस स्थिति में क्रिएटिवली सोचोगे। यदि एक स्थिति है उसको आप सोचते हो अरे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, आप अगर उस परिस्थिति को प्रॉब्लम के रूप में देखते हो तो जाहिर सी बात है आपको, आपका जो ब्रेन है ना वो क्रिएटिवली काम करेगा ही नहीं, उस स्थिति को निपटने के लिए कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं जब तक आप बोलोगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूं। लेकिन वहीं आप ये बोलो कि आई एम फेसिंग अ वेरी बिग चैलेंज, मैं एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आप देखोगे कि आपका जो दिमाग है वो तुरंत क्रिएटिवली काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब कभी भी हम चैलेंज, चुनौती शब्दों को सुनते हैं तो हमारा ब्रेन जो है कुछ ऐसे पॉजिटिव केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का स्त्राव शुरू कर देता है, उत्पन्न करता है, जिससे हमें आत्मविश्वास, जोश, उत्साह वगैरह की अनुभूति होती है। तो हम कैसा सोचते हैं, कैसा खाते हैं, उनका प्रभाव हमारे बिहेवियर पे भी होता है, और हम कैसा सोचते हैं उसका इंपैक्ट होता है हमारे बिहेवियर पे, और हमारा बिहेवियर जो है वो तय करता है, हमारी सोच और हमारा बिहेवियर तय करता है कि किसी परिस्थिति में हम कैसा व्यवहार करेंगे, मतलब हाउ विल वी एक्ट, हाउ विल वी डिसाइड। और ऐसा कहा जाता है कि क्वालिटी ऑफ योर डेस्टिनी इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर डिसीजंस। इट इज योर डिसीजंस डिटरमाइंस द डेस्टिनी। आपका जो, जिसको कहते हैं नियति, भाग्य, जो भी बोलो, डेस्टिनी इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर डिसीजंस। अगर आप अपने जीवन के किसी पहलू से यू आर नॉट हैप्पी, है ना, चाहे वो कोई भी पहलू है, आपका हेल्थ ले लो, रिलेशनशिप ले लो, आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट ले लीजिए, एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी, तो आप देखोगे, जरा सोचोगे तो पता चलेगा कि आज से कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले आपको कोई ऐसा महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहिए था जो आप नहीं ले पाए हो, और उस वजह से आज आप वो चुनौतीपूर्ण स्थिति का या समस्या का सामना कर रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस फैक्टर्स को जानो, पहचानो कि वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आपके इमोशनल वेलबींग को और आपके मेंटल वेलबींग को नियंत्रित करता है, एंड आपके इमोशनल वेलबींग से ही आपकी मेंटल वेलबींग बनती है। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, विच यू शुड वर्क अपॉन सो दैट यू बिकम मेंटली एंड इमोशनली हेल्दी। वो कौन सी बातें हैं, आइए समझते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं 5 मेन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज योर बिलीफ। आपके बिलीफ, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू थिंक अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, व्हाट यू थिंक अबाउट पीपल अराउंड यू। बचपन से लेकर आज तक हमने बहुत सारी चीजों को मान लिया है, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे अन्य परिवारजनों के द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, बहुत सारी चीजें जो हमने देखी है, और कुछ चीजें हमने स्वीकार कर ली है कि हाँ ये ऐसे ही होता है। कुछ होती है जनरल बिलीफ और कुछ हमारी व्यक्तिगत बिलीफ होती है। मान लीजिए आपने कभी कोई काम करना चाहा और आप कर नहीं पाए, आपको असफलता मिली, और किसी ने आपको ये बोल दिया कि तुमसे तो ये नहीं होगा, एंड देन यू बिलीव्ड। आप सोचने लगे कि हाँ मुझसे ये नहीं होगा। सो इस तरह की जो बिलीफ होती है उसको कहते हैं डिसएम्पावरिंग बिलीफ, उसको कहते हैं डिसएम्पावरिंग बिलीफ। ओके, जो आपकी जोश उत्साह को कमी कर देता है। और दूसरा होता है एम्पावरिंग बिलीफ, जो आप में जोश उत्साह वगैरह जो है बढ़ा देता है। अगर आपने कभी कोई अच्छा काम किया था तो लोगों ने आपकी सराहना की, या आपको कोई पुरस्कार मिला था, और जब आप कभी भी उस बात को याद करते हो तो आपको लगता है यस आई डिड इट, अगर मैंने वो किया था तो मैं और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारा काम पूर्ण आत्मविश्वास से कर सकता हूं। तो इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो बिलीफ है, दैट इज एम्पावरिंग बिलीफ। तो पहला तो है बिलीफ, जो है आपके थिंकिंग, बिहेवियर और आपके निर्णय को इंपैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। व्हाट इज दैट अदर थिंग, दूसरी कौन सी बात है? दूसरा है वैल्यूज एंड रूल्स। बहुत सारी बातें जो है हमने जैसे बिलीफ को स्वीकार कर लिया, वैसे कुछ वैल्यूज होती है। हम कहते हैं ना कई बार कि मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत उसूल के खिलाफ है।
हमारे परिवार में ये कभी नहीं चलेगा क्योंकि ये मेरे पारिवारिक उसूल के खिलाफ है। हमारे धर्म में कभी ये नहीं चलेगा क्योंकि ये मेरे धार्मिक उसूल के खिलाफ है। हमारे समाज में कभी ये नहीं चलेगा क्योंकि ये हमारे सामाजिक उसूल के खिलाफ है। अब देखिए, बचपन से लेकर आज तक हमने ये व्यक्तिगत उसूल, पारिवारिक उसूल, सामाजिक उसूल, धार्मिक उसूल, इस तरह से बहुत सारे उसूलों को हमने स्वीकार कर लिया है, कभी सवाल नहीं किया। उसमें कुछ सही भी है, कुछ गलत भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी गलत है, लेकिन कुछ वैल्यूज हमने स्वीकार कर लिए हैं जो कि गलत है, और उसके साथ में गलत रूल्स एसोसिएट कर दिए हैं। तीसरा है क्वेश्चंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चंस हमारी एक हैबिट होती है कि हर सिचुएशन में हम अपने आप से खुद से संवाद करते हैं। यहाँ तक कि आप जब भी ये मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मैं जो बोल रहा हूँ उसका एक एवोल्यूशन चल रहा होगा। हाँ, वाकई में ऐसा होता है, हाँ वाकई में ऐसा है, वगैरह व्हाटएवर। तो आप उस संवाद के रूप में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सवाल अपने आप से पूछ रहे हैं। तो किस तरह के सवाल आप अपने आप से करते हैं? आप अपने आप से किस तरह के सवाल करते हो वो डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में किस तरह की बिलीफ है, कितनी डिसएम्पावरिंग बिलीफ है, कितनी एम्पावरिंग बिलीफ है, किस तरह के वैल्यूज एंड रूल्स आपने अपने दिमाग में अब तक स्टोर किए हैं, आपने अपने जीवन की घटनाओं को दिमाग में किस तरह से याद रखा है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में कुछ बातों ने वैल्यूज और रूल्स के रूप में स्टोर कर लिया है आपने। और फोर्थ है पास्ट रेफरेंसेस। अब तक हमारे जीवन में अभी तक जितनी भी घटनाएं घटी है वो हमने कैसे याद रखी है? देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि हमें याद रखना जरूरी नहीं है, जो हमें दिमाग से डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन आप देखिए, आपके साथ 5 साल पहले यदि कोई नकारात्मक घटना घटी थी, आपकी किसी से लड़ाई हुई थी, तो जब कभी भी आप उस व्यक्ति को देखते हो या याद करते हो तो वही घटना दोबारा आपके दिमाग के अंदर जो है शुरू हो जाती है। उस व्यक्ति ने आपको जो भी अपशब्द कहे होंगे या जो भी बुरी बातें कही होंगी वो आपके दिमाग में शुरू हो जाती है। और उतना ही नहीं, लेकिन उस वक्त आपने जो भी नेगेटिव इमोशंस का अनुभव किया था, गुस्सा, दुख, ग्रीफ, व्हाटएवर, वो दोबारा आप अनुभव करना शुरू कर देते हो। तो ये जो पास्ट रेफरेंसेस है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो एक ठीक है एक समय पे घटी थी आपके जीवन में, लेकिन उसको आपको दूर कर देना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर मैं आपको कोई जोक सुनाऊं तो आप हंसोगे, लेकिन उसी जोक को मैं आपको दोबारा सुनाऊं तो शायद हंसी आएगी, लेकिन पहले जैसी नहीं। उसी जोक को मैं 5-6 बार सुनाऊं तो शायद आपको हंसी नहीं आएगी। तो जैसे एक जोक पे बार बार सुनने के बाद हम हंसते नहीं हैं, लेकिन उसी पुरानी याद को हम बार बार याद करके उसी नेगेटिव इमोशंस को रिपीटेडली अनुभव करते हैं, और यही रिपीटेशन जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, एंड दैट क्रिएट्स इमोशनल टर्बुलेंस इन आवर लाइफ। उसी वजह से हमारा जो इमोशनल वेलबींग है वो अफेक्ट होता है। तो इसको भी ठीक किया जा सकता है। एंड फिफ्थ इज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। देखिए, आपके यदि पेट में दर्द है या सर में दर्द है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है किसी वजह से, और आपके पास कोई व्यक्ति बैठा है, चाहे वो आपसे कितना भी क्लोज हो, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसी स्थिति में अगर आपसे कोई अच्छी बात भी वो कर रहा है तो आप इरिटेट होकर बात करते हैं ना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका हस्बैंड या आपकी पत्नी आपके पास बैठे हैं, आपका somehow you're not well, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो आप देखिए कि आपके शरीर की अवस्था कैसी है, मन की अवस्था कैसी है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके हस्बैंड या आपकी पत्नी कहीं बाहर से आए हैं, बाहर उनके साथ में कुछ ऐसी घटना घटी है, ऑफिस में किसी कलीग के साथ या बॉस के साथ कुछ तकरार हुई थी, और वो घर पे जब आते हैं तब उनकी मन की अवस्था ठीक नहीं है, गुस्से में है, दुख है, और आप देखते हैं कि उनका जो बिहेवियर है घर पे आने के बाद अक्सर वो घर में लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। तो ये आपके शरीर की अवस्था और मन की अवस्था जो है, इट कंट्रोल्स द वे यू थिंक, एक्ट एंड बिहेव। तो ये 5 महत्वपूर्ण मैं कहूंगा कि एस्पेक्ट्स हैं जो आपके थिंकिंग को, आपके बिहेवियर को एंड आपके निर्णयों को कंट्रोल करती है। लेकिन होता क्या है, ये जो 5 मैंने फैक्टर्स बताए उसके आधार पर होता क्या है, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती है ना,
उसको आप दिमाग में स्टोर करते हो मेमोरी के रूप में। कई बार क्या होता है कि ये जो 5 फैक्टर्स मैंने आपको अभी समझा है, उसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण तो है नहीं। आपने कभी सोचा ही नहीं कि कौन सी बिलीफ आपकी सही है, कभी कौन सी गलत है, कौन से वैल्यूज एंड रूल्स सही है, कौन से गलत है। आपने कभी कॉन्शियसली इसके ऊपर सोचा ही नहीं है। और इस वजह से क्या होता है कि आपके दिमाग में जो घटनाओं को आप स्टोर करते हैं मेमोरी के रूप में, वो दो तरीके से करते हैं, या तो पेन के रूप में या तो प्लेजर के रूप में। प्लेन के रूप में या तो प्लेजर के रूप में। और इसी प्रोसेस के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। ये संभव है कि किसी एक इंसान के दिमाग में कोई घटना या कोई क्रिया या कोई अनुभव पेन के रूप में है, और वही घटना या वही क्रिया या वही अनुभव किसी दूसरे इंसान के दिमाग में वही प्लेजर के रूप में है। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे निर्णय होंगे, ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो आपको करना है, आपको मालूम भी है ये करना जरूरी है, लेकिन जब कभी भी आप उसके बारे में सोचते हो तो आपका जो दिमाग है वो प्रतिक्रिया जो देता है ना, वो पेन वाली होती है। नहीं, फॉर एन एग्जाम्पल, किसी को मान लीजिए मोटापा कम करना है, उनको पता है कि मोटापा कम करना जरूरी है, वो रोज रात को सोने से पहले अलार्म भी सेट करता है सुबह 6 बजे, सोचता है कि सुबह 6 बजे उठ के मैं जॉगिंग के लिए जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, आंखें भी खुल जाती है और भीतर से एक आवाज आती है कि उठो जाओ जॉगिंग के लिए जाओ। लेकिन दिमाग क्या बोलता है, दिमाग क्या बोलता है, बिस्तर में बहुत मजा आ रहा है, और अपने आप हाथ जो है अलार्म के वो स्नूज बटन पे चला जाता है, अलार्म का बटन दबा दिया जाता है। तो अक्सर हम इस तरह से जीवन में कई बार दिल और दिमाग के बीच में एक द्वंद्व का अनुभव करते हैं। दैट इज कॉल्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट, उसको कहते हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो आंतरिक द्वंद्व है, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, वही सारी इमोशनल टर्बुलेंस की जड़ है, वो सारी इमोशनल प्रॉब्लम जो हमारे जीवन में होती है उसकी जड़ है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि जिस इंसान को 30-35 साल की उम्र में ही जब उसे मोटापा कम करना जरूरी था, और उस वक्त उनके लिए सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग पे जाना, ये जो क्रिया है, ये जो अनुभव है, उनके दिमाग में किस रूप में था, पेन के रूप में। और बिस्तर में सोने से वो क्या अनुभव कर रहा था, प्लेजर। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बिस्तर में सोने से जो अनुभव उनको हो रहा था प्लेजर का, वो प्लेजर शॉर्ट टर्म प्लेजर है या लॉन्ग टर्म, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म प्लेजर है। लेकिन यही शॉर्ट टर्म प्लेजर हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे स्टेट ऑफ बॉडी एंड स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर हावी हो जाता है, और इस वजह से वो दिमाग जो है दिल पर हावी हो जाता है, इस इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए उसको हम अपने नियंत्रण में लें, ये बहुत जरूरी है। कई ऐसे निर्णय होंगे जो आपको लेने थे, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था। अगर आप अपने लाइफ को थोड़ा इवेल्युएट करेंगे, आज की अपने जीवन की जो परिस्थिति है उसके बारे में सोचेंगे, और अगर आप अपने जीवन के किसी भी एस्पेक्ट से इफ यू आर नॉट हैप्पी, तो आप पाओगे हाँ कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले आपको कोई निर्णय लेना जरूरी था, और इसी पेन प्लेजर की गेम जो है, लाइफ इज ऑल अबाउट पेन प्लेजर गेम, उसकी वजह से आप वो निर्णय नहीं ले पाए हो। तो ये जो हमारे दिमाग के अंदर ये जीवन की सारी घटनाओं का प्रोसेसिंग होते रहता है पेन प्लेजर के रूप में, जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसी के ऊपर हमें नियंत्रण लेना जरूरी होता है। और जिस दिन ये निर्णय हम ले लेते हैं, तब हमारा जो इमोशनल हेल्थ है, हमारा मेंटल हेल्थ है, वो पूरा हमारे वश में आ जाता है, और हमारा जीवन वाकई में इन रियल सेंस इट बिकम्स अ हैप्पी लाइफ। तब हमारा जो जीवन है वो सही मायने में जो है इट बिकम्स हैप्पी लाइफ। मजे की बात तो ये है कि जब ये आप निर्णय में ले लेते हो, ये सारा जो गेम है, पेन प्लेजर गेम है, उससे आप समझ लेते हो ना, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप अपने परिवार में, आपके समाज में, दफ्तर में, अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों के साथ जो आप बात करते हैं, आपका बात करने का तरीका जो है वो इतना बढ़िया हो जाता है, एंड यू बिकम मास्टर इन रिलेशनशिप। आपके लोगों के साथ जो रिलेशन है वो और बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज जैसे ही आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो आप उनकी इमोशंस को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हो।
जब आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप ये भली भांति समझ सकते हो कि ये काम उसके लिए पेन होगा या प्लेजर। तो आप उस काम के लिए उसको कैसे बोलें ताकि वो आपकी बात से सहमत हो जाए। तो ये बहुत जरूरी और ये सीख सकते हैं। पर यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पांचों फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए, बिलीफ, वैल्यूज एंड रूल्स, क्वेश्चंस, पास्ट रेफरेंसेस, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ये पांच जो फैक्टर्स हैं इमोशनल प्रोग्रामिंग को नियंत्रित करते हैं। हम अपने आप को जो अनकॉन्शियसली इमोशनल कंडीशनिंग करते हैं। और कई बार आप ये देखते हो कि यही इमोशनल कंडीशनिंग की वजह से कई लोग जो है आपका गलत फायदा उठाते हैं। कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग। कई ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास में, बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको ये आपकी इमोशनल कमजोरी क्या है वो पता चल जाता है, एंड दैट इज व्हाई दे टेक इमोशनल एडवांटेज। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये सब चीजें जो है सीखें। तो ये जो अभी मैंने आपको समझाया कि जो 5 फैक्टर्स मैंने आपको समझाए, लेट मी टेल यू, मैं पिछले 20 सालों से NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो एक विज्ञान है, उसका मैं अभ्यास कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ और लोगों को इसके बारे में मैं सिखाता हूँ। और उतना ही नहीं, लेकिन इस NLP में मेरा जो भी रिसर्च है या जो भी मैंने संशोधन इसमें किया है, उसके आधार पर मैंने अपना ही एक अलग साइंस भी डेवलप किया है, वो है PNRP। जो NLP है वो क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP को स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भी कहा जाता है, NLP को साइंस ऑफ सक्सेस भी कहा जाता है, NLP को टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सेलेंस भी कहा जाता है। इट्स अमेजिंग साइंस। और NLP दरअसल में क्या है, उसको कहते हैं साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। और PNRP क्या है? साइको न्यूरो रीपैटर्निंग। PNRP जो है वो है साइंस ऑफ ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब कोई शक्ति तो जो है ना पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, प्रकृति के साथ में हमारा एक तालमेल होता है। तो ये प्रकृति हमसे कैसे बात करती है, जो हम परमात्मा, भगवान वगैरह कहते हैं, वो हमसे कैसे बात करता है, उसकी क्या लैंग्वेज है, हमारे खुद के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। पहली बात तो ये है कि हमारा लोगों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए हमारा खुद का अपने साथ रिलेशन कैसा है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारा खुद के साथ रिलेशन बेहतर नहीं है तो लोगों के साथ हमारा रिलेशन बेहतर होने का कोई चांस नहीं होता है। तो फर्स्ट वी हैव टू वर्क अपॉन आवरसेल्व्स। तो ये जो दोनों विज्ञान है PNRP एंड NLP, उसी के आधार पर मैं लोगों को जो है ये सिखाता हूँ कि कैसे आप यू कैन हैव इमोशनल कंट्रोल, कैसे आप अपने बिहेवियरल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने फियर्स, फोबियास को दूर कर सकते हैं, कैसे आप लोगों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, ये मैं लोगों को सिखाता हूँ। लेकिन जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये सारा सिखाना कोई एक वीडियो में संभव नहीं है। पर हाँ, मेरा एक छोटा सा प्रयास था इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटी सी पूर्व भूमिका इसके बारे में दे दूं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपके मस्तिष्क को, आपके इमोशंस को, आपके विचारों को, आपके निर्णयों को नियंत्रित करता है। और जिस दिन आपने इस एस्पेक्ट को समझ लिया, जिस दिन आपने उसके ऊपर नियंत्रण पा लिया, तो आपके बिहेवियर के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होगा। उतना ही नहीं, लेकिन दूसरे लोग जो आपके परिवार में, आपके आसपास है, वो कैसे सोचते हैं, वो भीतर से कैसे है, मतलब बाहर से आपको जैसा भी लगता हो लेकिन भीतर वो क्या है, उसको आप, उनकी इमोशंस को आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। उतना ही नहीं, लेकिन कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लोगों के साथ आप शेयर भी करिए, अपने कमेंट्स और सुझाव भी दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।